और हर रोज ऐड होती है थी। सो ये होता है जब रूल ऑफ लॉ नहीं और इनकी मार्श में कभी उठ नहीं सकती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ये खुशहाल ही नहीं होते माशरे। एक टेबल। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही और ये चीज़ें तब्दील होती रहनी है, लेकिन कुछ कह सकते हैं बादल छट रहे हैं। मौसम सुहाना या खुशगवार अभी इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। आपको पता है जब आंधी और तूफ़ान चलता है तो उसके बाद मौसम को वापस अपनी शक्ल में आने में कितना वक्त लगता है। और आंधी और झटके जो है ना आंधी के, अगर बहुत तेज़ आई हो तो वो फिर असरात बहुत छोड़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक वक्त लगेगा। बातें तो बहुत सी करनी है। आज आपको पता है जनाब फातिमा जिन्ना साहब की आज 56वीं बरसी मनाई जा रही है। फिर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ने इलेक्शन के बारे में क्या और इलेक्शन क्या लड़ने जा रहे हैं। रज़ा रब्बानी साहब का IMF के मुलाकातों पे एतराज़ क्या है, हवा निकली हुई है। इस पे बात करेंगे, लेकिन आप पहले तो सुहेल वड़ाइच ने नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के मजमून मकासद को ना ख्वाहिशात को बीच चराहे नंगा कर दिया, बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। मैं अपनी ज़ुबान की बताया, आप ख़ुद सुनिएगा क्या कहा है। हुकूमत में मुस्लिम लीग नून, उसकी मुझे तैयारी मुकम्मल नहीं लगती। देखिए मियाँ नवाज शरीफ ने आना है कि सितंबर के एंड में, और फिर अक्टूबर में किस तरह से इलेक्शन होंगे। वो आएंगे, आके फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे, फिर टिकटें देंगे, फिर कैंपेन करेंगे, फिर वो कहीं तैयार होंगे। तो मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन में तो ये सूरत हाल नहीं होगी कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हो। दूसरी बात यह है कि अभी जो PTI है उसका वोट बैंक बरकरार है, और मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि शहरों के अंदर से PTI जो है वो जीत के आ जाए और जो है वो डोमिनेट कर ले। तो जाहिर है इसके लिए अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे अभी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है PTI के लोगों का। अभी मुख्तलिफ हल्कों पे भी काम हो रहा है, हमें नजर आ रहा है लोग अभी भी PTI छोड़ रहे हैं। तो ये जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन होंगे। अच्छा, यहीं से मैं आगे जाने से पहले और सोचा था बातें, लेकिन मैंने कहा यहाँ यहीं बता दूँ। और आपको पता है हफीजुल्लाह नियाज़ी नाकद है इमरान खान के, लेकिन वो भी इमरान खान की ज़ात के बारे में क्या कहती हैं ज़रा वो सुन लीजिएगा। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। अच्छा नियाज़ी साहब, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम देयर के आप फाउंडर मेंबर रहे हैं PTI के, और जिस तरह से ये बनी, जब आप किसी पार्टी को बनाते हैं तो आपके उसके साथ एसोसिएशन एक बहुत मोर देन बहुत सारे इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो इस वक्त हाल है PTI का वो तो बेहाल है। क्या फील हो रहा है इस सिचुएशन को देख के? किसी पार्टी को बनाने के लिए उसका मेंबर बनना जरूरी है? ऑफ कोर्स नहीं, मुशर्रफ भी तो नहीं बना होगा। मैं किसी भी सियासी पार्टी का कभी मेंबर नहीं रहा। मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट ली थी जब मैंने अपनी स्टूडेंट्स लाइफ से बाहर निकला। मैं बड़ा एक्टिविस्ट था और बहुत मैंने एक अपने ज़माने में भरपूर लाइफ गुजारी। इसी शहर इस्लामाबाद के अंदर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और कैज़ा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। तो मैंने कमिटमेंट ली थी कि मैं पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, क्योंकि पता था कि इसके के लिए जो मटेरियल हूँ मैं नहीं हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स क्योंकि मुझे वैसे ही एक मेरे उसके बारे में पैशनेट था, तो जब इमरान खान आया तो मुझे पता था कि ये बिल्कुल सादा है, ये सियासत का ग्लैमर देख रहा है, इसको सियासत की जो पिटफॉल्स हैं, जो आगे जो कॉम्प्लिकेशन हैं क्लासेस साहब, वो इसको नहीं पता। और ये भी हो सकता है कि इसको कोई बंदा यूज़ ना करे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग हैं नज़रियात, तो वो ना इसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जब आप के पास अपनी कैपेसिटी ना हो तो कोई कभी इम्कान होता है यूज़ हो जाएंगे। तो मैं फिर इसके साथ, वैसे भी बचपन के हम एक दूसरे के दोस्त हैं, फर्स्ट कज़न हैं, एक ही उम्र के हैं, और मुझे अच्छा भी बड़ा लगता था। तो दिलो जान से मैंने इसको जब से पार्टी बनाई ना से सपोर्ट किया, बल्कि जो मेरे पास अक्ल थी या जो मशवरे थे वो मैं से देते भी रहा, उसमें से अक्सर मान भी लेता था। और एक वक्त तक जो है वो खासा मेरे पे इंसार करता था। फिर ज़ाहिर है कि जब बंदा खुद बहुत मैच्योर हो जाता है या
समझता है जी अब मैं बहुत आगे आ गया हूँ और एक मेरा लेवल ऐसा हो गया कि मैं खुद ही अपने आप को मैनेज करना चाहिए। पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो जब पैरों पे खड़ा हो जाता है तो 2010-11 के बाद और 12 के बाद उसने अपने आप को अपने पे निसार कर्म ज़्यादा करके और ख़ुसूसन वो जिनसे मेरा उसे पता था कि जो तरीके पॉलिटिक्स है वो उसके साथ आगे नहीं चलेगा और मैं भी समझ रहा था कि मैं बैगेज बन जाऊँगा। खैर एनी में दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन एक चीज़ जो आपके क्वेश्चंस के रेलेवेंट है, ये छोड़ा चूँकि आपने तारफ़ ऐसा कराया तो मैंने तो खैर वजाहत कर दूँ कि इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। उसकी 2 स्ट्रेंथ्स हैं, शायद मैंने क्लास साहब के प्रोग्राम में ये बात की थी और तो याद नहीं पड़ता। और वो ये है कि इस वक्त प्रेजेंट पॉलिटिक्स में मैस कम्युनिकेशन में वो मास्टर है। वो इतनी उसको मल्क और कुदरत हासिल है गैर मामूली। मैं ऐसा बंदा, मैं पॉलिटिक्स का एक स्टूडेंट हूँ, भुट्टो साहब को समझता था कि बेस्ट कम्युनिकेटर थे, खूबसूरत बात करते थे और उसके अंदर बड़ी अक्ल की जीरक था। इमरान खान ने उसको एक नई जहद दी, तकरीर करता है तो अपने ऑडियंस को मैसेज कर देता है। आपको इंटरव्यू दे रहा होगा तो आप को बिल्कुल एक जो है ना आपको स्पेल बाउंड रखेगा और जो उसको इंटरव्यू सुन रहे होते हैं वो भी उससे एक मुतासर होते हैं। और सोशल मीडिया को जिस इफेक्टिवली उसने इस्तेमाल किया, उसके कई रीज़न हैं, उसमें डिटेल में जाए बगैर कि उसने इसकी क्या मढ़ाई रखी है। जैसे खिलाफ उसने इस्तेमाल किया है किसी सहाफ़ी के खिलाफ, किसी जर्नल के खिलाफ, तो उसने उसे जिसको कहना चाहिए कि एक आर्ट के तौर पर पेश किया। दूसरी उसकी क्वालिटी है कि उसके अंदर जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो एक एग्रेसिव है। इसके अंदर भी ये इसकी इतनी ज़बरदस्त इसकी स्ट्रेंथ है। और उसने वो क्रिकेट के अंदर 20 ईयर जो बॉलर रहा है तो उसने उसमें हॉर्न किया, उसको शार्पन अप किया उस क्वालिटी को, एग्रेशन को। तो उसमें एक नेचुरल होता है कि जब आप चीज़ बार बार करते हैं तो आपको आप प्रियम कर लेते हो। तो प्रियम कर जाता था, मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं, नहीं जाना करें या ना करें, लेकिन उसका जो नैरेटिव होता था ना प्रेम करके कि अमरीकी साजिश हो रही, वो एक बड़ी प्रेम इस तरह करता है कि उसकी रेलेवेंस बनती है और उसको हाथों हाथ पिज़ाई मिलती है। हर दफ़ा एक कंट्रास्टिंग या बिल्कुल एक पोल्स अपार्ट एक नैरेटिव के मुकाबले अपने नैरेटिव के मुकाबले काउंटर नैरेटिव लाएगा और उसको भी उठा देगा। इसलिए कि उसको एक बहुत ही उसके अंदर एग्रेशन होता है और इसमें कन्विक्शन होता है। आगे मेरा मेन मौजू शुरू होता है वो फातिमा जिन्ना साहबा के हवाले से। मादर मिल्लत जो हैं 56वीं 56th एनिवर्सरी जो है ना, डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। 31 जुलाई 1893 को आप कराची में पैदा हुई थी। कायद-ए-आज़म उस वक्त कायद-ए-आज़म लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे। फातिमा जिन्ना की जब उम्र जब 2 साल हुई तो आपकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 17 अप्रैल 1902 को आपके वालिद गिरामी का भी इंतकाल हो गया था। तो बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना के घर का तमाम जिम्मेदारियाँ संभाल ली। फातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के बाद 1913 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। 1919 में कलकत्ता में डॉक्टर अहमद रेंटर कॉलेज में दाखिला लिया और 1922 में डॉक्टर की हिस्ट्री हासिल की और मुंबई में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कायद-ए-आज़म की शरीक हयात की वफ़ात के बाद 20 फरवरी 1929 को फातिमा जिन्ना अपना क्लिनिक छोड़कर उनके घर मुंतकिल होगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर मुंतकिल होने के बाद उन्होंने तहरीक आज़ादी को अपना मिशन बना लिया। कायद-ए-आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि मैं कोई सियासी हतमी फ़ैसला अपनी बहन जिन्ना के मशवरे के बगैर नहीं करता था। अब वो कई चीज़ों का जिक्र आता है, आपको याद है अब हज़रत कायद-ए-आज़म जो हैं 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से चले गए और फातिमा जिन्ना जो है 9 जुलाई 1967 को इस दारे फ़ानी से रुखसत कर गई और हज़रत कायद-ए-आज़म के मज़ार के साथ ही आप मदफून हैं। फातिमा जिन्ना के बारे में अयूब खां के ज़माने में आपके सामने है और ये डिक्टेटर्स की और जमहूरियत की जंग पुरानी चली आ रही है। गद्दार कहना, कहलवाना, ये पुरानी हमारी तारीख़ है और क्या कुछ होता रहा मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हालात जो है ना पाकिस्तान के वहीं खड़े हैं, बल्कि पीछे की तरफ गए हैं। ये वो सोचने की बात है कि इसको बेहतरी की तरफ आप कैसे लेके जा सकते हैं। ये वो मामला था जिस पर बड़ा सीरियसली सोचने वाली बात है। पहले मैं ज़रा जिक्र कर दूँ कमरुज़्ज़मान कायरा का। उन्होंने कहा इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी है ना वो लड़ी जा रही है जी और 9 मई के मुताबिक मुलज़िमों के बारे में कह रहे हैं जी ट्रायल होना चाहिए, फौजी अदालतों में तहरीक इंसाफ के मुकदमा चलने चाहिए या नहीं, हुकूमत गैर जानबदार, ये उनका कहना है, कोई मुदाखलत नहीं की जा रही।
दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेक्स्ट एक्शन प्लान की बातें हो रही हैं और सूबों का हिस्सा शेयर दे रहे हैं और दहशतों के सामने झुकेंगे नहीं, वो जो कुछ भी बात करने वाली है। साथ उन्होंने कह दिया कि पीपल्स पार्टी अपने तीर के इंतखाब पर निशान लड़ेगी। अब तो जो PDM का पोल है वो सारा खुल चुका, आपके सामने है, इनके एजेंडे सामने आ गए हैं। अभी तक वो बता दें कोई खातर खा इस मुल्क के लिए नज़र आया हो जो इन्होंने कोई बेहतरी के लिए किया हो, तो अवाम तो अब सवाल करेगी। इलेक्शन फ्री एंड फेयर अगर हो गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिचारना मुमकिन नामुमकिन है। इसलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि 83 वोट पे अपना वोट चेक करें, अगर ट्रांसफ़र हो गया, रजिस्टर होने वाला है, ये प्रोसेस सारा कंप्लीट कर लें। इलेक्शन अभी तो फ़िलहाल होने जा रहे हैं और वो जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया, सुहेल वड़ाइच ने आपके सामने पोजीशन सारी रख दी है। तो और इमरान खान का यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसीलिए सूबाई असम्बलियाँ पहले तहलील की, असम्बली की मियाद को बढ़ाना चाहते थे। 3.5 साल देना था ना इनको, मुफ्त का देना था इनको, बाप की हुकूमत थी इनकी, यानी माइनॉरिटी में आए और आप बैठकर राज करते जाएं, तबाह कर दें इस मुल्क को, ये कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये तयशुदा चीज़ें थी, ये टेस्ट बोर्ड पर यह मामला था जो, और ख्वाजा आसिफ कहते हैं अब आगे कि वो 1 माह में असम्बली में मुद्दत करके तहलील हो जाएगी। तहलील तो हो जाएगी, आगे बढ़ाना था, वो बढ़ाने का मामला निगरान हुकूमत आपने देख ही लिया कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा के से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए तो कुछ नहीं किया और ना कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का मौका आ गया। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनके ऊपर खिलाफ शुरू होना बनती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को अभी शुरू कर लेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो हाल यही होगा कि जो सूबा में किया है वफाक में भी ये किया जी। और वो कहते हैं कि जी हमारे पास चॉइस था कि फौरी हुकूमत संभालते असम्बलियाँ तहलील कर देते, पहले असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की बातें करते रहे और अब ये नई फ़िलासफ़ी देते हैं, मुफ्त के हुकूमत मिल गई, IMF और दीगर इमदाद का सिलसिला रुक जाता। अब वो मानते फिर रहे हैं अब क्या, और वो ये क्या आगे सुनिएगा, वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता। हज़ारों अरब की बिजली, गैस और टैक्स चोरी होता है, जहाँ 82% यानी अंदाज़ा लगाएं ये कोई इमरान खान ने किया ये सारा कुछ। और क्या जवाब देंगे इसका? जवाब इनके पास होना चाहिए ना। कसूरवार तो ये लोग हैं ना जी। आगे आ जाते हैं रज़ा रब्बानी, मिस्टर पोनी, और इज़्ज़त से क्या बात करनी चाहिए। 18वीं तरमीम के ज़रिए जो तबाही की इस इंसान ने, और ये जो जमहूरियत का लाभ नापते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे, लूट मार में हिस्सेदार हैं ये सारे लोग बराबरी के। और आज वो कहते हैं जी IMF के जो मुलाकातें हैं ना जी, वो खुद मुख्तारी का खात्मा। क्या कहना चाहते हैं आप? शर्म है, अक्ल है थोड़ी सी? यानी क्या बात करने वाली है अपोजिशन लीडर से? तो क्या करना है, छोड़ दें इनके ऊपर जो लूट मार कर रहे हैं ये लोग। और वो कह रहे हैं जी पहले ही जो है ना जी तनकीद करते गए, सियासी खुद मुख्तारी का खात्मा करार दिया उन्होंने जी। और $3 अरब के हमायत जो है ना जी, और PPP के वफ़द मुलाकात की थी पाकिस्तान तहरीक वगैरह। और ये आपको पता है सतह पर जो है ना अमले की सतह पर मुआहदा हो गया और पुराना मुआहदा ख़त्म हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में एक कबल हफ्ते के जहाँ 12 जुलाई को पाकिस्तान के $3 अरब से मुतालिक जायज़ा लिया गया। और यहाँ वो कहते हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी वापस हुई तो नामवर लोगों से कहा गया वो कंपनी की पॉलिसियों की हमायत करें। निजकारी और मजदूरों को छोड़ देने की हमायत करने वाली सियासी जमातों का क्या बनेगा? अभी अपने गिरेबान में झांक कर पूछें और उसका जवाब दें। आप जो मर्ज़ी आप कहते रहें रज़ा रब्बानी साहब, तारीख़ में आपका घिनौना रोल याद रखा जाएगा जो आपने किया, और बातें करते रहे सारे। वोट को इज़्ज़त दो, और ये सारा कुछ खुल के आप लोगों का सामने आ चुका है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।